Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Again, welcome to the class of General Science of Class 8th. We were discussing chapter number 4, which was about speeding up. Today, we have last topic of this chapter, which is gravity, falling, and air resistance. But before starting our topic, now we have a small review of this chapter. In this chapter, the important things we studied, that was the speed. Anybody? What is speed? Speed is the distance covered by a body in a unit time. एक यूनिट टाइम में जो बॉडी अपने डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज नोन एज स्पीड. एंड वी कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू distance divided by time. And the units of speed are meter per second. If the distance that is taken in meters and the time that is taken in seconds, the units will be meter per second. Also, kilometer per hour and miles per hour, they are used to measure speed. Second one, the important topic was about acceleration. And this acceleration, this topic that will help us today in our article, which is about gravity, falling, and the air resistance. As you know that acceleration is the change in velocity per unit time. If the velocity of the body is changing with time, then we say that the body is having some acceleration. लेकिन आपकी बुक में चूंकि लफ्ज वेलोसिटी का यूज नहीं हुआ, स्पीड का लफ्ज यूज हुआ है. मैंने पिछले आर्टिकल में वेलोसिटी का लफ्ज यूज किया था. सही, हमारे पास लफ्ज वेलोसिटी ही है. तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर बुक से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज acceleration, and acceleration is equal to change in velocity divided by time. As change in velocity, that is equal to meter per second, and the time has the unit of seconds. Therefore, the unit of acceleration is meter per second, or we can write it as meter per second square. Now the last one, आप लोगों ने बेटा पहले चैप्टर में पढ़ा था, दैट व्हाट इज वेट. आप लोगों ने इसको दोबारा से उस चैप्टर को देखना है. वेट इज द फोर्स. याद रखना है, वेट जो वो फोर्स होती है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर. इन चीजों को अपनी तरफ जो वो खींच रही होती है, इसको हम नाम देते हैं वेट का. और हमने ये पढ़ा था दैट द वेट हैज द यूनिट ऑफ न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये बातें अगर आपने रिवाइज कर ली हैं, तो हमारे लिए टॉपिक आज का जो काफी आसान होगा. और टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज दैट इज ग्रेविटी, फॉलिंग एंड एयर रेजिस्टेंस. पहले एक दो एग्जांपल्स जिससे ग्रेविटी को हम वजाहत करेंगे. आप जिस वक्त भी
खेल के दौरान फुटबॉल को किक लगाते हैं, कितनी ही जोर से उसको किक लगाएं, कितनी ही हाइट के ऊपर जो चला जाए, at last it comes to the ground. Similarly, if you throw a stone in the upward direction, you observe that after reaching a maximum height, it again comes to the ground. इसी तरीके से अगर किसी भी बिल्डिंग से आप कोई चीज जो है वो आगे फेंकते हैं, तो हमेशा वो चीज जो है वो ग्राउंड की तरफ जो है वो आती है, जमीन की तरफ जो वापस आती है। ये जो 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये शो करती हैं, ये आपको बताती हैं कि अगर जो वो हर चीज जो जमीन की तरफ वापस आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई तो ऐसी चीज है जो उनको उस तरफ जो वो खींच रही है। तो बेटा, न्यूटन वाज द फर्स्ट वन हु रियलाइज्ड दिस थिंग। उसने इस चीज को जो वो सोचा और समझा। तो वैसे तो इसके मतलब एक दिलचस्प कहानी भी है न्यूटन के मतलब कि वो एप्पल के एक जो वो बाग में बैठा हुआ था, तो अचानक ऊपर से एक सेब जो वो गिरा, सेब जैसे नीचे गिरा, तो उसने इस बात पे सोचना शुरू किया कि भाई ये सेब ऊपर से नीचे जमीन के ऊपर गिरा है, अगर ये सेब टूटा हुआ है तो ये भी तो मुमकिन हो सकता था कि वो आसमान की तरफ चला जाता, दाएं तरफ चला जाता, बाएं तरफ चला जाता। तो उसने ये सब इस बात को सोचा कि क्यों ये जमीन की तरफ आ रही है, आया है। तो उससे उसने ग्रेविटी का कंसेप्ट जो है वो दिया। ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। न्यूटन रियलाइज दैट ग्रेविटी एक्ट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, नॉट जस्ट ऑन अर्थ। तो उसने जिस वक्त इसके ऊपर जो सोचा, तो उसने ये कंक्लूड किया कि ये ग्रेविटी ऐसी नहीं है जिस जो कि सिर्फ जमीन की है, जमीन जिन चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीवेयर दिस ग्रेविटी लाइज। जमीन है, सूरज है, चांद है, प्लैनेट्स हैं, हर जगह पर ग्रेविटी जो है वो लाई करती है। और यही जो फोर्स है, इट इज द फोर्स दैट मेक्स एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड। ये जो एप्पल है वो इसी ग्रेविटी की वजह से जमीन पर जो गिरा है। एंड इम्पॉर्टेंट वन, इट इज द फोर्स दैट कीप्स द मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। जो चांद जो वो जमीन की गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, it is due to the gravity. Similarly, it is the gravity due to which the earth orbit around the sun and the other planets they orbit around the sun. ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से प्लैनेट्स हैं, हमारी जमीन है जो कि सूर्य की गिर्द है वो मूव कर रहे हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, ग्रेविटी। और ये फोर्स है जो कि जमीन जो है दूसरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो वो लगाती है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ as the bodies they fall towards the earth and they move with some acceleration, कुछ acceleration से जो मूव करते हैं, this acceleration is known as the acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity that is always written with a letter that is small g, and its exact value is given in this slide, which is 9.8. It is 9.8, and as it is acceleration, you know that the unit of acceleration is meter per second. So the acceleration due to gravity that has a unit of 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपकी बुक में और 9th और 10th में जिस वक्त आप जो पढ़ेंगे, वहां पे
इसको राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा गया है, लेकिन एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स, इससे ये क्या मुराद है? आप इस फिगर को देखें। A boy that is throwing a ball in the downward direction, वो बॉल को अपने हाथ से छोड़ता है। When he leaves the ball, the time that is zero, and at that time the velocity that is zero. And in after time interval of 1 second, the velocity will be 10 meter per second square or 9.8 meter per second square. क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो दैट इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आफ्टर 2 seconds it will be 20 meter per second. After 4 seconds it will be 40 meter per second. After 5 seconds it will be velocity will be 50 meter per second, and after 10 seconds it will be 100 meter per second. इट मीन्स कि जैसे जैसे बॉडी जो है वो जमीन की तरफ आती है तो उसकी स्पीड में कंटिन्यूस वो इजाफा हो जाता है। इसीलिए अगर जितनी हाइट से किसी बॉडी को फेंका जाए तो जमीन की तरफ जो है वो इस तेजी के साथ कंटिन्यूस की स्पीड बढ़ती जाती है, इसी वजह से वो उसी ज्यादा स्पीड के साथ जमीन को हिट करती है। अब हमारी कॉमन डे एक्सपीरियंस तुम्हें ये बताता है कि अगर दो मुख्तलिफ बॉडीज को, फॉर एग्जांपल एक स्टोन है, उसको आप किसी बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं, और एक पीस ऑफ पेपर है उसको फेंकते हैं, तो दोनों जमीन की तरफ आते हैं, दोनों के ऊपर जमीन की ग्रेविटी जो है उसमें से एक्ट करती है, तो दोनों बजायर तो जो एक वक्त में जमीन पर नहीं गिरते। पीस ऑफ पेपर जो उसको टाइम लगेगा। बेटा याद रखें कि दोनों पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में परफॉर्म किया जाए जहां पर किसी किस्म की कोई अपोजिंग फोर्स ना हो, तो ऐसी सूरत में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हुआ कितनी उसका मैस हो, छोटा हो या बड़ा हो, they will all fall down with the same acceleration और सेम टाइम पर जमीन के ऊपर जो वो पहुंचेंगी। तो हमारे पास इसके साथ एक दूसरा जो टॉपिक इसके साथ जो रिलेटेड है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये बाद में बात करेंगे, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। जिस वक्त बॉडी है वो नीचे की तरफ जो उसको आती है, जमीन की तरफ आती है, तो एक उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी एक्ट करती है विच इज दी एयर रेजिस्टेंस। उसकी जो सबसे जो अच्छी एग्जांपल है दैट इज ऑफ द पैराट्रूपर। जिस वक्त एक पैराट्रूपर जो है अब जैसी जो छलांग लगाता है, ये आगे हमारे पास एग्जांपल जो आपकी बुक में भी है ऑन पेज 54, तो जिस वक्त जैसी जो वो छलांग लगाता है तो उसका जो वेट है दैट एक्ट्स इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और वो फ्रीली फॉल करता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके साथ एक दूसरी जो चीज उसके ऊपर अपवर्ड एक्ट कर रही होती है दैट इज दी एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो, या अगर पढ़े, स्काई डाइवर जस्ट आफ्टर लीविंग द प्लेन वेट्स एक्सेलरेट्स द स्काई डाइवर, एंड स्काई डाइवर विदाउट पैराशूट opens falling at a steady speed. Skydiver weight is balanced by the air resistance. और जिस वक्त उसका पैराशूट खोलता है, जिस वक्त उसका वेट विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड
the air resistance which is acting in the upward direction when they balance each other. जिसे वो बैलेंस करते हैं तो जिस स्पीड के साथ उस वक्त वो मूव कर रहा होगा वो उसी स्पीड के साथ एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा। तो ग्रेविटी के साथ साथ जिस बॉडीज जो नीचे आती हैं तो एक एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी उसके ऊपर जो एक्ट करती है। तो उम्मीद है थोड़ी सी बेटा बात है वो क्लियर होगी। इसकी एक और यानी कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर हम देखो थोड़ा सा पीछे चलें, ये जो आपकी बुक में एग्जांपल है पेज 53 पर, अगर एक वेट है विच लेट इट इज अ वेट 10 न्यूटन दैट इज टाइड टू अ थ्रेड, अगर आप उसको पकड़ते हैं, खड़े होते हैं उसको पकड़ के उसके थ्रेड को, तो उसका वेट जो है, यू नो दैट द वेट दैट एक्ट्स इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो थ्रेड है उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होती है, एंड द टेंशन दैट एक्ट्स इन दी अवर डायरेक्शन, दीज टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। जैसे ये दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं तो ऐसी सूरत में ये रेस्ट भी होते हैं, देयर इज नो एक्सेलरेशन, किसी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होती। अब जिस वक्त थ्रेड टूट जाता है या आप उस थ्रेड को तोड़ देते हैं, अब जो अपवर्ड फोर्स टेंशन है वो उसमें किसी किस्म की एक्शन नहीं करती। No, there is only one force which is acting in the downward direction, which is the weight of the body, and the weight of the body that act in the downward direction towards the center of the earth. Therefore, the weight that will move in the downward direction with an acceleration of 9.8 meter per second square. और यहाँ भी चूंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है तो जो भी जो मोशन होती है, पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ये मोशन होती है दैट इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड there is no motion of the body. When there is no motion in the body, it means acceleration that is zero, and when there is an unbalanced force, the acceleration that is present. तो उम्मीद है कि ये चंद एक चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बेटा आपको क्लियर होगी होंगी। वन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, and there is another force which is air resistance which act in the upward direction. When the these two forces they balance each other, then the body that moves with that constant velocity, उस constant velocity के साथ जब वो body move करती रहती है। ये मैंने एग्जांपल आपको जो पहले इसका मतलब ये बता चुका हूँ। अब at the end we have to test ourselves. There are 4 questions given. You will write the answers of these questions in your neat notebook and will learn these questions. और एग्जाम में आपको इसके मतलब क्या वो यकीनन पूछे जाएंगे। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन ये 4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट इज ड्रॉप्ड। क्यों ऑब्जेक्ट ये वो जमीन की तरफ मूव करता है जिस वक्त वो फॉल कर रहा होता है। डेफिनेटली ड्यू टू ग्रेविटेशन, when an object fall due to gravitation it moves in the downward direction, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशन की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मूव करता है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स और इट इज द अपोजिंग फोर्स। ये अपोजिंग फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे बॉडी जमीन की तरफ मूव कर रही है तो एयर रेजिस्टेंस दैट विल एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप जमीन के ऊपर वैसे जो रनिंग कर रहे हैं, आप अगर जब फॉरवर्ड जा रहे हैं द एयर रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स, इट विल पुश यू इन दी
बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी फॉरवर्ड मूव करी, आप अपना हाथ बाहर निकालते हैं, यू कैन फील दैट द एयर इज पुशिंग योर हैंड इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये याद रखें, इट इज द अपोजिंग फोर्स। Which force reduces the acceleration of a falling body? जैसे बॉडी फॉल कर रही है तो कौन सी चीज उसकी एक्सेलरेशन को रिड्यूस करती है? डेफिनेटली दैट इज द एयर रेजिस्टेंस। The air resistance that reduces the acceleration of a falling body. बॉडी फॉल कर रही है तो एयर रेजिस्टेंस उसको कंटिन्यू उसको रेजिस्ट करेगी और उसकी एक्सेलरेशन को कम कर देगी। इफ देर इज नो रेजिस्टेंस, याद रखें, on on the ground the acceleration is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको राउंड ऑफ में बार बार आपको बता रहा हूँ, राउंड ऑफ में इसको लिखा जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अक्सर आपको बुक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नजर आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा होगा, लेकिन ये कम आपको जो नजर आएगा। And the last one, what happen when balanced forces is applied on an object? ये हमने पिछले आर्टिकल में भी किया, इसमें मैंने आपको बताया कि जिस वक्त जब बैलेंस्ड फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, then the body comes to rest, its speed is zero as well as acceleration that will be zero। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, अगर जो है वो दो फोर्सेस उसको बैलेंस कर रही हैं, means here we have 5 न्यूटन फोर्स, here again we have 5 न्यूटन फोर्स, ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। the body that will come to rest, its speed will be zero as well as its acceleration that will be zero। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल था। उम्मीद है को आपको ग्रेविटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज का हमारा लेसन जो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानी नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।